कि आबकारी नीति का सबसे बड़ा नीतिगत विषय यह था कि उत्पादक वितरक एक समान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे यह संभावना रहती है कि वो बाजार में अपना एकाधिपत्य बनाकर आगे जाकर मनचाहे तरीके से दामों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब यह कहा गया कि प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि उत्पादक, वितरक अगर एक नहीं होने चाहिए तो वो कंपनियां किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध नहीं होनी चाहिए। और संबद्धता की विधिवत परिभाषा भी की गई है, अर्थात एक दूसरे के कॉमन डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होने चाहिए, और किसी भी एक कंपनी की दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष, यहां तक कि दूसरे या तीसरे टियर से भी परोक्ष रूप से आप प्रकारांतर से भी उत्पादन और वितरण को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते। परंतु अब यह प्रश्न आता है, यह हम नहीं पूछ रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर पूछा 25 अक्टूबर 2021, आज 10 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कंपनी का नाम लिया कि एनरिच हैज अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस यूजिंग द क्रीडेंशियल ऑफ ए लिक्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनरिका एंटरप्राइज हैविंग इट्स डिस्टिलरी एट चेन्नई। यानी ये हो गई उत्पादक कंपनी, मैन्युफैक्चरर। अब वो कह रहे हैं एनरिच इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस डिस्पाइट बीइंग रिलेटेड टू Magunta Agro and Pixie, which have won retail zone licensing for zone number 4, 23 and 22 with a malicious intent for forming a cartel. आप बताइए, one company is manufacturer, it is also a partner in the distributor, और 3 zones का डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिल जाता है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु का की संभावना नहीं रह जाती है कि जो नीति तय की गई थी पारदर्शिता को लाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई पड़ती है। दूसरा एक उदाहरण है, इंडो स्प्रिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड है, इंडो स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, और इंडो स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित है। यहां पर भी वही कंपनी उत्पादक है और वही शेयर होल्डर है। मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, यह एक तथ्य है जो आबकारी विभाग ने 10 महीने पहले दिल्ली सरकार से पूछा, तो अब दिल्ली सरकार यह कह के बचाव नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जांच कराएंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आबकारी नीति में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश्य के साथ बात की है। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली में भी इसी ऑपरेशन लोटस की कोशिश पिछले कुछ महीनों से चल रही है। इसी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पे तरह तरह की शिकायतें, कभी स्कूल को लेके, कभी क्लासरूम को लेके, कभी एक्साइज पॉलिसी को लेके, कभी सीबीआई में दी जाती है, कभी एसीबी में दी जाती है, कभी दिल्ली पुलिस में दी जाती है। इन सब शिकायतों का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर दिल्ली पुलिस की जांच बैठाई जाती है, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच बैठाई जाती है। 14 घंटे तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड होती है, कुछ नहीं मिलता। ना पैसे मिलते हैं, ना सोने के बिस्किट मिलते हैं, ना जेवर मिलते हैं, ना बेनामी संपत्ति के कागजात मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगले दिन यह खबर चल जाती है कि अब सीबीआई के बाद ईडी की रेड होने वाली है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी से मैसेज आता है कि अगर सीबीआई और ईडी से बचना चाहते हो
तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उन्हें बोला जाता है कि आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आप अपने साथ अन्य विधायकों को लेके आ जाइए। क्या फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 विधायक हैं? उन्होंने तो मेघालय में ऑपरेशन लोटस में से 2 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। तो वो मनीष सिसोदिया जी को कहते हैं, आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, तो आप अपने साथ विधायकों को लेकर आओ, आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने ये ऑफर दिया कि एक तरफ हम आपके सारे केसेस खत्म कर देंगे और दूसरा आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे।